Hello everyone. So this is the second lecture for the topic acid base titration. In first lecture we discussed about definition of acids and base, then different concepts of acid and base like Arrhenius theory, then Lewis theory, Bronsted-Lowry theory. So we discussed all these things in first lecture. So in second lecture, we will be discussing about indicators used in acid-base titration. What are the different types of indicator used? What are their different properties? How they give color in acidic medium or basic medium. So we will be discussing all these in दिस सेकेंड लेक्चर। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जब एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में आपको बताया गया था तो उसमें यही बताया था कि एसिड बेस टाइट्रेशन जो है वो एक सिंपल टाइट्रेशन होता है जिसमें एक एसिड का टाइट्रेशन हम बेस के साथ करते हैं या फिर किसी एक बेस का टाइट्रेशन एसिड के साथ करते हैं। और जब भी ये एसिड बेस का टाइट्रेशन किया जाता है तो उसमें सपोज़ एक एसिड है जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन है, तो उसका टाइट्रेशन हम किसी बेस के साथ करेंगे जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता और उसका कंसंट्रेशन हमें पता करना है। तो वो बेस का टाइट्रेशन अननोन कंसंट्रेशन जिसका है उसका टाइट्रेशन हम स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन से करेंगे। उसी तरह कोई एक ऐसा एसिड है जिसका स्ट्रेंथ हमें नहीं पता या कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, उसका स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना है तो उसका टाइट्रेशन हम एक ऐसे स्टैंडर्ड बेस से करेंगे जिसका स्ट्रेंथ हमें पता है। तो इस तरीके से एसिड बेस टाइट्रेशन किया जाता है। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में ये भी बताया गया था कि जो भी एंड पॉइंट आता है, मतलब कि एसिड और बेस का जब टाइट्रेशन हो रहा है तो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कहाँ कंप्लीट हुआ उसी को हम एंड पॉइंट बोलते हैं। और ये एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन अगर अच्छे से नहीं होगा तो जो टाइट्रेशन है उसका रिज़ल्ट उतने अच्छे से नहीं आता है। तो जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर इसीलिए इंडिकेटर्स यूज़ किया जाता है इस टाइट्रेशन में। तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है ये भी डिस्कस किया था हमने। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब वो है कि जब अगर एसिड को आप बेस से रिएक्ट कर रहे हो तो अगर आपने एसिड कुछ अमाउंट लिया है तो उस अमाउंट में बेस हम ऐड करते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो गया। ठीक है, अब एक भी एसिड नहीं बचा है, कुछ भी अमाउंट एसिड का नहीं बचा है जो कि बेस के साथ रिएक्ट हो, तो उस पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। उस समय में एसिड और बेस जो है वो इक्वल अमाउंट में मिक्सचर में प्रेजेंट रहते हैं और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए हुए रहते हैं। उस समय पे पीएच भी न्यूट्रल होता है, तो उसी को इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं और उसी को एंड पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी टाइट्रेशन का जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड इसी पे करता है कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट है या फिर जो एंड पॉइंट है वो कितने अच्छे से डिटेक्ट हो पा रहा है। मतलब जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो वो एंड पॉइंट जो है वो कितने अच्छे से जो एंड पॉइंट है वो कितने अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, इसी पे डिपेंड करता है कि आपका टाइट्रेशन जो है वो कितना एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा। तो लेकिन होता ये है कि जैसे एक आइडियल कंडीशन उसी को हम बोलेंगे कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट है और जो आपका एंड पॉइंट है दोनों सेम होना चाहिए। अब इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है कि एसिड जितना लिया था और बेस हम ऐड अगर कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एसिड जब कंज्यूम हो गया बेस से रिएक्ट कर लिया तो वही इक्विवेलेंस पॉइंट है, वहाँ पे बेस और एसिड इक्वल अमाउंट में होगा। लेकिन जब एंड पॉइंट आता है तो प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो एंड पॉइंट है और जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस रहता है। तो ये डिफरेंस जो है
उसी को एंड पॉइंट एरर या फिर टाइट्रेशन एरर भी बोला जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो एंड पॉइंट डिटेक्शन किया जा रहा है वो एंड पॉइंट डिटेक्शन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। कुछ भी एरर हो सकता है, या तो उस जो मेथड यूज़ किया जा रहा है उसके एरर की वजह से हो सकता है, या फिर जो एनालिस्ट काम कर रहा है उसने एंड पॉइंट को उतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसकी वजह से हो सकता है। तो इस जो डिफरेंस आता है, सपोज़ एंड पॉइंट आना चाहिए आपका, सपोज़ आपने एक सैंपल लिया था एसिड का और बेस आप ब्यूरेट से ऐड कर रहे हो, 10 ml पे एंड पॉइंट आना था, लेकिन 10 ml जैसे ही ऐड हो गया कलर चेंज हुआ, बट कलर चेंज इतना शार्प होता है कि आपने जो एंड पॉइंट देखा वो 10.1 ml पे देखा, तो एंड पॉइंट जो टाइट्रेशन की जो ब्यूरेट रीडिंग आएगी वो 10.1 आ जाएगी। आपने मतलब एनालिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। और यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट आना चाहिए था 10 ml पे, लेकिन एंड पॉइंट आ रहा है 10.1 ml पे, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? 0.1 ml का डिफरेंस हो गया। तो इसी को हम टाइट्रेशन एरर बोलते हैं। तो ये मेथड की वजह से हो सकता है, जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, अगर केमिकल उतने प्योर नहीं है तो भी ये एरर आएगा क्योंकि रिएक्शन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो एनालिस्ट वर्क कर रहा है, जो एनालिस्ट परफॉर्म कर रहा है टाइट्रेशन, अगर वो टाइट्रेशन में जो कलर चेंज हो रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है तो वो एंड पॉइंट डिटेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो वही एंड पॉइंट जो है और जो इक्विवेलेंस पॉइंट एक्चुअल में एंड पॉइंट आना चाहिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, उसी को एंड पॉइंट एरर या फिर टाइट्रेशन एरर बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं टाइट्रेशन में, इंडिकेटर्स का मेन पर्पस वही है कि जैसे ही एंड पॉइंट आएगा इंडिकेटर कुछ कलर चेंज प्रोड्यूस करेंगे और वो कलर चेंज को एनालिस्ट ऑब्जर्व करके ये कंक्लूज़न निकालेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ, टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ और ये रहा एंड पॉइंट। तो जो कलर आता है वो कलर किसकी वजह से, कलर जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इंडिकेटर की वजह से हो रहा है। और ये जो इंडिकेटर है वो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ कलर दे रहे हैं तो उसको एसिड कलर बोलेंगे, और अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन में कुछ कलर दे रहे हैं तो उसको अल्कलाइन कलर बोलेंगे। क्योंकि पहले ही बताया कि जो इंडिकेटर होते हैं वो एसिडिक मीडियम में कुछ अलग कलर देते हैं और अल्कलाइन मीडियम में अलग कलर देते हैं। ठीक है। और ये जो कलर चेंज होता है वो सडन मीन्स अचानक नहीं होता है, एक्चुअल में होता ये है कि जब भी रिएक्शन ये हो रहा है तो या तो एसिड का रिएक्शन बेस से हो रहा है या तो बेस का रिएक्शन एसिड से हो रहा है। तो इसमें होता ये है कि जब एसिड आपके कोनिकल फ्लास्क में है और ब्यूरेट से आप बेस डाल रहे हो, तो स्टार्टिंग में जो कोनिकल फ्लास्क में जो रहेगा वो उसका पीएच क्या होगा? वो एसिडिक होगा, उसका पीएच एसिडिक होगा। अब इसका पीएच जो है एसिडिक है तो 7 से कम है। ठीक। जैसे जैसे बेस आपने ऐड किया तो बेस जैसे ही ऐड करेंगे तो ये जो पीएच है वो 7 से इंक्रीज़ होने लगेगा। पहले कम था, अब वो पीएच इंक्रीज़ होने लगेगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले तो यहाँ पे सिर्फ एसिड था तो मीडियम इसका एसिडिक था, अब बेस आ रहा है तो वो क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिड कंसंट्रेशन को कम करता जाएगा। तो जो मिक्सचर है, जो नीचे सॉल्यूशन है कोनिकल फ्लास्क में, वो लेस एसिडिक होता जाएगा। अब लेस एसिडिक होता जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है। कम पीएच मतलब ज़्यादा एसिडिक। तो वैसे ही क्या लेस एसिडिक होता जा रहा है क्योंकि बेस ऐड हो रहा है और वो एसिड को कंज्यूम कर रहा है, उसके साथ रिएक्ट कर ले रहा है और न्यूट्रल कंपाउंड बना दे रहा है। तो एसिड का कंसंट्रेशन आपके कोनिकल फ्लास्क में कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा? जो मिक्सचर है उसका पीएच जो है वो लेस एसिडिक होता जा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं अल्कलाइन होता जा रहा है, जिससे पीएच इंक्रीज होता जाता है। एंड पॉइंट जो होता है, एंड पॉइंट में क्या होता है? जो पीएच है वो भी चेंज होता है। एक समय ऐसा होगा कि 7 से जस्ट कम है पीएच, और एक समय ऐसा आएगा कि आपने एक ड्रॉप ऐड किया तो वो 7 से बढ़ गया, तो उसी समय में ये कलर चेंज होता है इंडिकेटर का। तो ये जो कलर चेंज होता है वो जिस इंटरवल में होता है, ये जो पीएच चेंज जो है, एक समय वो एसिडिक था फिर अचानक
अल्कलाइन जो हो जाता है उसी को बोलते हैं कलर चेंज इंटरवल ऑफ एनी इंडिकेटर, उसी को ये बोला जाता है। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अलग अलग जो कलर देते हैं उसके लिए दो थ्योरी बताया गया है। इससे हमें पता चलता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। ये जो इंडिकेटर है वो एसिडिक मीडियम में अलग कलर, बेसिक में अलग कलर, ऐसा ये क्यों दिखाते हैं ऐसा। तो उसके लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी हैं। जैसे कि पहला एक थ्योरी है ऑस्टवाल्ड थ्योरी। अब ये जो ऑस्टवाल्ड थ्योरी है ये एक साइंटिस्ट थे डब्ल्यू ऑस्टवाल्ड, इन्होंने ये थ्योरी दिया था और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला था कि ज़्यादातर जो ये एसिड बेस टाइट्रेशन के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं, मतलब वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर बेस होते हैं। और ये जो कलर चेंज होता है इंडिकेटर में वो ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर होता है। आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर का मतलब जैसे इंडिकेटर जो है या तो वो वीक एसिड है या तो वीक बेस है, अब वो टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो जब टूटेगा तो आयंस में चेंज होंगे, तो ये आयोनाइजेशन जब होता है उसकी वजह से ये कलर चेंज होता है इंडिकेटर में। तो जो अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर रहते हैं, मतलब जैसे सपोज़ अभी आयोनाइजेशन नहीं हुआ है इंडिकेटर का, तब कुछ अलग कलर रहता है, तो अनआयोनाइज्ड स्टेट में इंडिकेटर का कलर कुछ अलग होगा और आयोनाइज्ड स्टेट में इंडिकेटर का कुछ अलग कलर होता है। तो इसकी वजह से ये कलर चेंज होता है। जब अनआयोनाइज्ड है तो अलग कलर है और जैसे ही आयोनाइज्ड हो गए तो अलग कलर आता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे अपने को समझ में आएगा। सपोज़ एक इंडिकेटर है, IN जो लिखा है वो इंडिकेटर को डिनोट कर रहा है, उससे ये H अटैच्ड है, ठीक। तो ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर है। अब ये ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर है, तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो इसका डिसोसिएशन होगा। अब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो ये एसिड इंडिकेटर है, तो ये H+ आयन को रिलीज़ करेगा। तो वही है, देखिए यहाँ पे रिएक्शन जो दिख रहा है इंडिकेटर का, ये आपका इंडिकेटर है जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, टूटा नहीं है अभी। जैसे ही आपने एक्वस सॉल्यूशन में इसको डाला तो ये H+ अलग हो गया और ये IN- अलग हो गया, ये हो गया डिसोसिएटेड फॉर्म, ठीक है। अगर यही इंडिकेटर आप किसी एसिडिक मीडियम या एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, और सपोज़ कोई एक एसिडिक मीडियम में डाल रहे हैं जिसमें एसिड है HA, अब ये एसिड है HA, तो ये एसिड जब टूटेगा, ये तो हो गया पहला वाला रिएक्शन जो नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन में जो इंडिकेटर का रिएक्शन है वो हो गया ये, ठीक। अब अगर इसमें एसिडिक मीडियम में ये इंडिकेटर को डाला जाएगा तो एसिड का भी डिसोसिएशन हो रहा है। अब ये HA जो एसिड था वो H+ और A- बना रहा है। अब यहाँ पर ये जो एसिड है इसका डिसोसिएशन फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है एसिड एज कंपेयर टू दिस इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर तो वीक एसिड है। अब इसका डिसोसिएशन अगर फास्ट होगा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक। अब ये H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो इस रिएक्शन को थोड़ा रोकने की कोशिश करेगा, क्यों? इसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि देखो पहले वाले रिएक्शन में भी H+ आयन रिलीज हो रहा है, इंडिकेटर का जो डिसोसिएशन हो रहा है, और दूसरे वाले में एसिड का जब डिसोसिएशन हो रहा है तो भी H+ आयन आ रहा है, और दूसरा रिएक्शन फास्ट है तो H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो वो जो ये डिसोसिएटेड इंडिकेटर है वो उसके साथ कंबाइन करके ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में चला जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जो आपका इंडिकेटर है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो इससे वही होता है, मतलब कहने का ये है कि सपोज़ अब यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहे हैं, पहले वाले रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं जैसे कि H+ और IN- आ रहा है, और दूसरे वाले रिएक्शन से भी आ रहा है H+ और A-। अब यहाँ पे कॉमन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, H+ आयन, ठीक। अब ये जो H+ आयन है अगर ये दूसरे वाले रिएक्शन से ज़्यादा बन रहा है तो पहले वाले रिएक्शन को वो सप्रेस करने लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो तो आ रहा है, ठीक है।
तो पहले वाले रिएक्शन को वो सप्रेस करने लगेगा। अब H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो वो जो थोड़ा बहुत जो डिसोसिएटेड फॉर्म में इंडिकेटर थे, क्योंकि पहला रिएक्शन थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, तो थोड़ा बहुत जो डिसोसिएटेड फॉर्म में थे, क्योंकि H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो जो डिसोसिएटेड इंडिकेटर होता है उससे कंबाइन होके वो फिर से अनडिसोसिएटेड फॉर्म में इंडिकेटर चले जाते हैं। तो अगर कोई वीक ऑर्गेनिक इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में रहेगा तो उसका डिसोसिएशन थोड़ा लेट से होगा या फिर ना के बराबर होगा। तो इस केस में क्या है, डिसोसिएशन जो है इंडिकेटर का वो एकदम नेग्लिजिबल होगा, और इंडिकेटर कौन सा कलर शो करेगा, जो कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में जो उसका कलर होता है वो वही कलर शो करता है। तो ये क्या हो गया, अगर वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में है तो। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, अगर वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर अल्कलाइन मीडियम में है, अल्कलाइन सॉल्यूशन में है, तो क्या होगा। सपोज एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है जिसमें बेस BOH डला हुआ है, तो इसमें जो ये पहला रिएक्शन है वो तो नॉर्मल आपके इंडिकेटर का डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक, यहाँ H+ और IN- बन रहा है। अब ये आ गया बेस, अब ये बेस क्या है, OH- और B+ दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे अगर, तो ये देखिए हाइड्रोक्सिल आयन जो बन रहा है OH- और यहाँ जो H+ बन रहा है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो होगा क्या कि ये अब जो बेस है उसका डिसोसिएशन तो अच्छे से होगा, मतलब OH- का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। अब ये जो OH- का कंसंट्रेशन होगा वो क्या बहुत ज़्यादा है, तो OH- क्या करता है, वो H+ को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा। तो अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा तो ये H+ का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो ये फिर से और टूटेगा, जो इंडिकेटर है ये और टूटेगा, क्योंकि यहाँ ये H+ ख़त्म हो रहा है, तो ये फिर से टूटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये OH- जो है वो पूरे के पूरे H+ को लेने लगेगा, तो पूरा का पूरा इंडिकेटर जो है वो डिसोसिएट होने लगेगा, और पूरा का पूरा इंडिकेटर जब डिसोसिएट होने लगेगा तो आपका जो इंडिकेटर है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एंड पॉइंट आते आते पूरा का पूरा जो इंडिकेटर है वो आपके डिसोसिएटेड फॉर्म में आ जाता है। तो जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, इस साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंडिकेटर है वो कौन सा कलर शो करेगा, डिसोसिएशन इंडिकेटर कलर शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंडिकेटर है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो जो इंडिकेटर है सेम इंडिकेटर था यहाँ पर, लेकिन मीडियम इसका अलग अलग था। एक समय में वो कौन से मीडियम में प्रेजेंट था, वो एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट था। एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट था तो इंडिकेटर का डिसोसिएशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था। अब डिसोसिएशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, एंड पॉइंट आते आते क्या होगा, आपका इंडिकेटर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहता है, जो कि ये पुराने वाले केस में था, यहाँ पर था, ठीक है। तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा तो कलर अनडिसोसिएटेड का ही आएगा। लेकिन जैसे ही सेम इंडिकेटर बेसिक मीडियम में आता है, अल्कलाइन मीडियम में आता है, तो जो कलर है वो डिसोसिएटेड वाला कलर आने लगता है। वैसे ये एक एग्जांपल है, तो इसी को ऑस्वाल्ड थ्योरी बोलते हैं। और सेम इसका उल्टा होगा। सेम इसका उल्टा का मतलब क्या है कि ये तो हमने क्या डिस्कस किया कि अगर इंडिकेटर आपका एसिडिक है तो, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है आपका इंडिकेटर, तो वैसे ही अगर इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक बेस है, वो एसिड था तो एसिडिक मीडियम में अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। उसी तरह अगर इंडिकेटर आपका वीक ऑर्गेनिक बेस होगा तो वो बेसिक मीडियम में अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट।
वहाँ पर OH- जो है वो कॉमन आयन क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका वीक ऑर्गेनिक बेस इंडिकेटर जो है वो भी OH- रिलीज़ करेगा, और अल्कलाइन सॉल्यूशन में भी जो भी बेस होगा वो भी OH- रिलीज़ करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ये वीक ऑर्गेनिक बेस इंडिकेटर जो है वो उतना अच्छा डिसोसिएट नहीं हो पाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो कहने का मतलब वही है कि जो वीक ऑर्गेनिक बेस इंडिकेटर होगा वो बेसिक मीडियम में अनडिसोसिएटेड कलर देगा और एसिडिक मीडियम में डिसोसिएटेड कलर देगा। जस्ट इसका उल्टा जो कि एसिडिक इंडिकेटर के साथ होता है। तो एसिडिक इंडिकेटर अगर होगा तो वो एसिडिक मीडियम में अनडिसोसिएटेड रहेगा, और अगर बेसिक इंडिकेटर रहा तो वो बेसिक मीडियम में अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखिए एक एग्जांपल है जैसे कि फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। अब ये जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर होता है वो वीक एसिड है, ठीक है। तो ये फिनोल्फ्थलीन जो है वो वीक एसिड है। तो वीक एसिड है तो एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा, एसिडिक मीडियम में वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि वो एसिड है तो एसिडिक मीडियम में कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। अब कॉमन आयन इफेक्ट आएगा तो वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो कलरलेस होता है, ठीक। उसी तरह जब ये अल्कलाइन मीडियम में यूज़ होगा, फिनोल्फ्थलीन अगर अल्कलाइन मीडियम में यूज़ होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये कलर पिंक कलर ये शो करता है, वो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। तो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा तो पिंक कलर शो करता है। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये इंडिकेटर जो है ये कलर चेंज कैसे फिर दिखाएगा। सपोज़, अब इसी का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज़ आपने टाइट्रेशन कर रहे हो और एक कोनिकल फ्लास्क में आपने कोई एसिड लिया हुआ है, ठीक। अब कोनिकल फ्लास्क में आपने एसिड लिया हुआ है और ब्यूरेट से आप कोई बेस को डाल रहे हो। तो होगा क्या कि जो कोनिकल फ्लास्क है, सपोज़ ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें एसिड है। अब यहाँ एसिड प्लस आपने फिनोल्फ्थलीन भी ले लिया, तो फिनोल्फ्थलीन आपका वीक एसिड है और कोनिकल फ्लास्क में भी एसिड है, तो ये एसिडिक मीडियम में अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, मतलब कलरलेस रहेगा, ठीक है। ये कलरलेस रहेगा, ठीक। अब जैसे ही ब्यूरेट से आप बेस डालते जाओगे इसमें, तो क्या होगा कि ये जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा का पूरा एसिड कंज्यूम होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, और ये इसका पीएच जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा एसिड जो है वो बेस से कंज्यूम हो गया, ठीक। जैसे ही ये पूरा का पूरा एसिड कंज्यूम हो जाएगा बेस के साथ, आप जब ब्यूरेट से बेस एक्सेस में डालोगे तो इसका मीडियम क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। तो इसका मीडियम जैसे ही अल्कलाइन होगा, जो फिनोल्फ्थलीन आपने डाला हुआ है वो चूँकि वो एसिड है, वीक एसिड है, तो एसिडिक जब तक था मीडियम ये कलरलेस था। जैसे ही आपने एक्सेस ऑफ बेस डाला, क्योंकि अब पूरा का पूरा एसिड कंज्यूम हो गया, अब एसिड नहीं बचा, तो जो बेस डाला जाएगा ब्यूरेट से वो बेस का बेस ही रहेगा। तो जैसे ही ये बेसिक होगा मीडियम आपके कोनिकल फ्लास्क में, वैसे ही फिनोल्फ्थलीन डिसोसिएट होने लगेगा और ये पिंक कलर शो करने लगेगा। तो ये जैसे ही पिंक कलर शो करेगा मतलब आपका पूरा का पूरा एसिड कोनिकल फ्लास्क से ख़त्म हो गया और आपका एंड पॉइंट आ चुका है। तो टाइट्रेशन में इंडिकेटर इसी तरह से कलर शो करते हैं, ठीक है। तो फिनोल्फ्थलीन जो है वो अगर आप कोनिकल फ्लास्क में एसिड लिए हो और ब्यूरेट से बेस डाल रहे हो तो पहले कलरलेस रहेगा, और जैसे ही एक्सेस बेस आएगा ये पिंक कलर शो करने लगेगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर आपने कोनिकल फ्लास्क में बेस लिया हुआ है तो फिनोल्फ्थलीन जैसे डालोगे तो यहाँ बेस है, अल्कलाइन मीडियम है, तो फिनोल्फ्थलीन डिसोसिएट हो जाएगा, वो पिंक कलर शो करने लगेगा। और जैसे ही पूरा का पूरा बेस कंज्यूम हो जाएगा ब्यूरेट से एसिड डालते हुए, तो जैसे ही एक्सेस ऑफ एसिड आएगा, जो फिनोल्फ्थलीन है वो तुरंत अनडिसोसिएटेड फॉर्म में चला जाएगा और पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिनोल्फ्थलीन यहाँ पर इसी तरीके से काम करता है। वैसे ही एक और इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, जो कि वीक बेस है, ठीक है।
अब ये मिथाइल ऑरेंज जो है वीक बेस है, तो बेसिक सॉल्यूशन में ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है और इसका कलर ऑरेंज रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये डिसोसिएटेड फॉर्म में आ जाता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कलर चेंज हो रहा है वो ऑरेंज और रेड में हो रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो वीक बेस है जो कि अनडिसोसिएटेड में ऑरेंज रहता है। तो सपोज आपके कोनिकल फ्लास्क में बेस है, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज आपने यूज़ किया और ब्यूरेट से आप एसिड डाल रहे हो, तो कोनिकल फ्लास्क में अगर आपने बेस रखा हुआ है और मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर रहे हो तो उस समय कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा, और वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा बेस, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। और जैसे ही एक्सेस ऑफ एसिड आएगा ब्यूरेट से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो आपका मीडियम एसिडिक हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज डिसोसिएट होने लगेगा और कलर ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एंड पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो इंडिकेटर्स हैं वो एसिडिक मीडियम में कुछ अलग कलर शो करते हैं और बेसिक मीडियम में कुछ अलग कलर शो करते हैं। तो ये था ऑस्टवाल्ड थ्योरी। अब एक और थ्योरी है, इससे भी हम बता सकते हैं कि ये कलर चेंज क्यों होता है। एक है क्विनॉइड थ्योरी। अब ये जो क्विनॉइड थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये है कि जो इंडिकेटर है वो अलग अलग पीएच पे या फिर अलग अलग अगर एसिडिक मीडियम है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है और बेसिक मीडियम है तो उसका कलर स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। और जैसे ही ये इंडिकेटर का स्ट्रक्चर चेंज होता है इसका कलर भी चेंज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम फिनोल्फ्थलीन का ही लेते हैं, ठीक है। तो फिनोल्फ्थलीन जो था वो पहले वाले थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एसिडिक में अनडिसोसिएटेड है और बेसिक में डिसोसिएटेड है, अनडिसोसिएटेड में अलग कलर, बेसिक में अलग कलर, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा थ्योरी है बट रिजल्ट वही आएगा क्योंकि इंडिकेटर वही है, फिनोल्फ्थलीन। तो फिनोल्फ्थलीन जो है वो एसिडिक मीडियम में बेंजीनॉइड फॉर्म में रहता है। देखिए ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है फिनोल्फ्थलीन का, ठीक है, अनडिसोसिएटेड है, ये कोई यहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं है, तो ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है बट इसका स्ट्रक्चर बेंजीनॉइड है। तो बेंजीनॉइड है तो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही ये बेसिक मीडियम में आता है तो बेसिक मीडियम में आते ही इसका स्ट्रक्चर क्विनॉइड हो जाता है और क्विनॉइड हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो कलर भी इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। दोनों थ्योरी में वही चीज़ है, बोलने का तरीका अलग है। पहले वाले थ्योरी में था कि फिनोल्फ्थलीन एसिडिक मीडियम में अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट और उसका कलर कलरलेस रहता है, और जैसे ही बेसिक मीडियम में आता है तो डिसोसिएटेड फॉर्म में हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि ये फिनोल्फ्थलीन एसिडिक मीडियम में अलग स्ट्रक्चर में रहता है जो कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीनॉइड, और बेसिक मीडियम में ये क्विनॉइड में चेंज हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इंडिकेटर जो हैं वो इस तरीके से कलर शो करते हैं और इस तरीके से टाइट्रेशन में वो एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो जो पहला थ्योरी था ऑस्टवाल्ड थ्योरी, उसमें डिसोसिएशन अनडिसोसिएशन के बेसिस पे था कलर चेंज, और क्विनॉइड थ्योरी में क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस के बेसिस पे है कि डिसोसिएटेड में तो ऐसे भी अलग स्ट्रक्चर होगा, अनडिसोसिएटेड में अलग स्ट्रक्चर होगा, तो बोलने का तरीका बस अलग है। वहाँ डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड बोला गया और क्विनॉइड थ्योरी में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वो बोला गया, ठीक है। तो फिर इस तरीके से ही जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कलर चेंज करते हैं और वो हेल्पफुल होते हैं टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटरमाइन करने में। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में एसिड बेस टाइट्रेशन का एक्चुअल प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।